कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास सच में सरकार की प्राथमिकताओं में कहां पर है? कहीं नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमने एक आरटीआई की थी 2018 में। हमने पूछा था क्या आपके पास कोई पॉलिसी है कश्मीरी पंडितों को लेकर, आपके पास कोई प्रपोजल है हमारे रिहैबिलिटेशन को लेकर। टका सा जवाब मिल गया कि ऐसा कोई पॉलिसी या प्रपोजल पेंडिंग नहीं है आज भी। तो देखिए, ये एक विम पर पैचवर्क, फिट्स एंड स्टार्ट्स, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, और फिर देखते हैं क्या होगा। इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, प्रयोग किए जा रहे हैं, हम पर तजुर्बे हो रहे हैं। वी आर लैब रैट्स, और हम पर नैरेटिव बनाया जा रहा है। बाशानी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारे नैरेटिव का इस्तेमाल होता है, उसके इश्यूज का डिस्पोजल, उसके इश्यूज पर एक्शन, रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन नहीं है। सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, आज 32 सालों बाद भी कश्मीरी पंडितों का जो मसला है वो ज्यों का त्यों बना हुआ है। हर साल हम 19 जनवरी को कश्मीरी पंडितों के विस्थापन का दिवस मनाते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। आज पहली बार हो रहा है कि पूरे देश में कश्मीरी पंडितों के विस्थापन को लेकर चर्चा हो रही है, और इसकी वजह है एक फिल्म जो कि अभी हाल ही में रिलीज हुई है, द कश्मीर फाइल्स। वो तमाम लोग जिनके जख्म अभी तक नहीं भरे थे, उनको आज फिर से हरा कर दिया गया है। मैंने ये फिल्म देखी है, सुशील पंडित जी ने, हामिद बशानी साहब ने, और इस फिल्म में जो कुछ दिखाया गया है वो बिल्कुल सच है। कैसे कश्मीरी पंडितों का इस्लामिक आतंकवादियों ने कत्लेआम किया, वो इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है, कंप्लीट रॉनेस के अंदर। उसमें कोई भी लिपापोती नहीं है, जो चीज जैसे थी उन्होंने वैसे के वैसे उसी ब्रूटल तरीके में जैसे कुछ हुआ वो सब दिखाया है। इस फिल्म ने एक बहस को जन्म दिया है। वो बहस इस वक्त हमारे न्यूज चैनल्स के ऊपर, टीवी डिबेट्स में हर कोई आप देख रहे हैं कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो जैसा मैंने कहा कि जिम्मेदार इसके लिए पाकिस्तान है, इसके लिए इस्लामिक आतंकवाद है, और कहीं ना कहीं पर हमारे अपने देश की सरकारें हैं जिन्होंने इस मसले को आज तक इसके ऊपर चुप्पी साधे रखी, या फिर उस तरह से जिस तरह से मदद की उम्मीद थी वैसे नहीं की। ये फिल्म बहुत सारे इश्यूज के ऊपर बात करती है। धारा 370 के ऊपर भी बात होती है इस फिल्म में। फिल्म का एक मेन कैरेक्टर पुष्कर नाथ धारा 370 के हटाने के ऊपर बात करता है। लेकिन ये फिल्म कहीं ना कहीं पे एक मैसेज जो हर फिल्म को इस तरह के इश्यूज में देना चाहिए, वो ये कि यहां से आगे क्या, कश्मीरी पंडित आज क्या चाहते हैं, ताकि जब सिनेमा हॉल से आप बाहर निकलें तो आपके जहन में एक सवाल हो कि यहां से अब आगे क्या। लेकिन आज जिस तरफ ये बहस जाने की जरूरत है वहां नहीं जा पा रही है, और वो असल जो मुद्दा है कि कश्मीरी पंडित आखिर अपने ही देश में विस्थापित कब तक। इसी सवाल को आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। हमें ज्वाइन किया है भारत से सुशील पंडित जी ने। आप एक कश्मीरी पंडित हैं और कश्मीरी पंडितों के लिए पिछले 32 साल से आवाज उठा रहे हैं। सुशील जी, आपका प्रोग्राम में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी। हमारे दूसरे मेहमान हैं बैरिस्टर हामिद बशानी साहब। बशानी साहब की भी एक बहुत बड़ी जद्दोजहद रही है इस पूरे इशू के ऊपर। कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बशानी साहब पिछले 30-32 साल से आवाज उठा रहे हैं, और ये वो बातें हैं जो कि ऑन रिकॉर्ड में हैं। बशानी साहब, आपका भी प्रोग्राम में स्वागत है। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। सुशील जी, आप बेशुमार प्रोग्राम्स में गए हैं अब तक, बहुत सारी आपने बातें की हैं, मैंने भी आपके कुछ प्रोग्राम्स देखे। बहस का मौजू, जैसा मैंने कहा कि देश के अंदर इस वक्त ये बना हुआ है, कौन जिम्मेदार था जी। हमारी सरकारें एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठा रही हैं। माफ करें, आज टीवी चैनल्स को देख के और देश में जो डिबेट हो रही है उसको देख के एक बात सामने आती है कि बाकी मुद्दों की तरह ये मुद्दा भी कांग्रेस बनाम भाजपा बन के रह गया है, और जो असल सवाल है कश्मीरी पंडितों का, वहां हम नहीं जा पा रहे हैं। मैं आपसे ये तो नहीं पूछूंगा कि ये फिल्म आपने इस फिल्म के ऊपर बहुत सारे रिव्यूज दे दिए हैं।
मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आखिर कश्मीरी पंडितों के नजदीक एक मुद्दा इस फिल्म में दिखाया गया है धारा 370 को लेके, और ऐसा प्रतीत होता है कि धारा 370 के खत्म होने के बाद में कश्मीरी पंडितों के जो दुख दर्द हैं वो खत्म हो गए हैं। एक बहुत बड़ी डिमांड जो कश्मीरी पंडितों की रही है वो है पनून कश्मीर की, माय ओन कंट्री, मेरा अपना घर, मेरा अपना देश। अच्छा होता इस विषय के ऊपर भी अगर फिल्म में कोई बात होती, ताकि वो एक आम इंसान जब सिनेमा हॉल से बाहर निकले तो वो ये कहे कि हाँ यार, इनको भी इनका घर तो मिलना चाहिए, दे डिजर्व देयर ओन होमलैंड। उसकी कोई भी शक्ल हो, वो एक बहस का मौजू बन सकती है भारत सरकार के साथ, बट इनको इनके घर में जाने दिया जाए और उसके लिए हम सब एक होकर आवाज उठाएं। वो मैसेज कम से कम मुझे नहीं दिखाई दिया। और उसकी जो साफ साफ वजह है वो ये है कि इस वक्त ये बहस हो नहीं रही है। बहस है किसने किया, कौन प्राइम मिनिस्टर था, कौन सी सरकार थी। आपसे मैं जानना चाहता हूं, थोड़ा सा कश्मीरी पंडितों के बारे में बताएं कि वो क्या चाहते हैं। सबसे पहले अरविंद जी, आपको भी बहुत बधाई। आपने मुद्दे को कई बार उलट पलट के देखा है और इस पर चल रही बहस को टटोला है और मुझे आमंत्रित किया है अपनी बात कहने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए। तो इशू ये था कि ऐसा क्यों हुआ, यूं क्यों होने दिया गया। उससे भी बड़ा इशू ये था कि जब हो भी गया तो 32 साल से इस पर कुछ किया क्यों नहीं गया, इसे छुपाया क्यों गया, इस पर लीपापोती क्यों हुई। ये क्या मर्ज है, इसका बीज कहाँ है, इसकी जड़ कहाँ। एक बहुत बड़ी बहस और मुझे लगता है एक बहुत बड़ा नैरेटिव इसमें से निकलने वाला है। और वो सिर्फ नैरेटिव नहीं होगा, अब पॉलिसी, एक्शन, डिसीजंस और रिजल्ट्स, इसकी पुकार होने लगेगी, इसकी मांग उठने लगेगी। अपने आप में ये इतना दबाव बनाएगी फिल्म, मुझे ऐसी उम्मीद है, मुझे ऐसा दिख रहा है। हालांकि मन में एक शंका ये भी है कि 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, महीना भर चलने के बाद जब ये फिल्म पर्दे से उतर जाएगी तो दिलों से उतरने में कितना समय लगता है। जो चीज आंख के सामने नहीं है वो फिर दिमाग से भी जल्दी ओझल हो जाती है, और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी के अपने इतने मसले हैं, इतनी चुनौतियां हैं कि फिर ये एक और हादसा है। कोई सुशील जी, क्या क्या हम पीड़ित लोग हैं ये बताने के लिए किसी फिल्म की आवश्यकता है? ऐसा नहीं होना चाहिए, कायदे से ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, इस फिल्म में भी ये पूछा गया कि ये पता क्यों नहीं चला, तो एक बड़ी लचर सी दलील दी गई कि तब सोशल मीडिया नहीं था, तब प्राइवेट टेलीविजन नहीं था, तब मोबाइल टेलीफोन्स नहीं थे, तब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ ट्रैवल, रिसोर्सेज बहुत कम थे, जो थे उन पर सरकारी नियंत्रण था। लेकिन उसके जवाब में पूछा गया, लेकिन बाबरी मस्जिद भी तो हुई थी, उसके बारे में तो ऐसी कोई दलील नहीं दी जाती, ऐसी कोई शिकायत नहीं की जाती। तब शाहबानो भी तो हुआ था, तब 1984 के दंगे भी तो हुए थे, उसके बारे में ऐसी दलील क्यों नहीं दी जाती। उसको लेकर के तो सच में दिल सवाल पूछता है। और हाल ही में ऐसी ऐसी चीजें निकल करके आ रही हैं, अभी सतह मुश्किल से कुरेदी गई है, थोड़ी सी खुरची गई है, लेकिन अब लोगों की भूख जानने की बढ़ गई है।
इस फिल्म ने जो कुछ दिखाया है, बताया है, उसके बारे में व्यापक जानकारी है कि ये मुश्किल से 2-4-5% है। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव कैलामिटीज हैं। इस पूरी त्रासदी को पूरे आयाम में देखना जरूरी है, और क्योंकि उसके लिए भूख है, तो ये फिल्म प्रोत्साहित करेगी औरों को अन्य आम आयामों को टटोलने के लिए, उसके अन्य पक्षों को सामने रखने के लिए, उसकी जितने भी अनछुए पहलू हैं उन तक जाने के लिए। अब जैसे इस फिल्म में राजनैतिक जिम्मेदारी और कठपुतलियों को नचाने वाले कठपुतलीबाज वो नहीं दिखाए गए हैं। इस फिल्म में मीडिया का रोल सतही तौर पर दिखाया गया है। एकेडेमिया का रोल थोड़ा प्रमुख बन के उभरा है, जेएनयू और उसकी फैकल्टी के एक निरूपण से कि कैसे डिस्टॉर्ट किया गया नैरेटिव को, कैसे कंकॉक्ट किया गया। लेकिन उसको भी और बेहतर तरीके से बताया जा सकता था, क्योंकि मुझे लगता है कि जेएनयू और उसका टुकड़े टुकड़े गैंग, ये तो मुश्किल से 7-8 साल 10 साल पुरानी बात है ना। इस मुद्दे को तो 32 साल हो गए। 90 के दशक में एकेडेमिया क्या कर रहा था, और इसके माध्यम से, जैसे हिंदी में कहावत है, एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। अगर आप हर चीज को जानने निकलते हैं तो कुछ भी नहीं जान पाते हैं। लेकिन अगर आप एक सूत्र को उठा लें, एक चीज को थोड़ा गंभीरता से जानें, तो फिर कड़ियों पर कड़ियां खुलती चली जाती हैं और सब चीजें साफ साफ दिखने लगती हैं। जब आप इस फिल्म के माध्यम से देश में चल रहे पाखंड को जानेंगे, तो पाएंगे कि हमने तो बंटवारे का भी हाल अभी तक ठीक से नहीं जाना है। जो इस सदी की नहीं, पिछली सदी की नहीं, हजारों सालों में हुई ट्रेजेडीज में सबसे बड़ी ट्रेजेडी है दुनिया की, मानवता के इतिहास में, जहां इतने कम समय में, इतनी बड़ी संख्या में, इतनी हिंसा के साथ लोग इधर से उधर फेंक दिए गए, गाजर मूली की तरह काट दिए गए। उसके बारे में एक अच्छी सी किताब, एक अच्छी सी फिल्म आज तक देखने को नहीं मिली। दुनिया में हॉलोकास्ट स्टडीज सैकड़ों यूनिवर्सिटीज में है। आज भी हर साल दर्जनों पीएचडीज होती हैं। आज भी फिल्में बनती हैं जूश हॉलोकास्ट पर, लिटरेचर छपता है। आज भी कई जगह इंक्वायरीज हैं, मुकदमे हैं, लोग ढूंढे जा रहे हैं, तस्दीक हो रही है। ये जानते हुए भी कि वो मरखप गए होंगे, उनकी कब्रें खोजी जा रही हैं, डीएनए सैंपल उठा उठाकर मिलाए जा रहे हैं, ये तय करने के लिए वाकई ये वही शख्स है जो मरने के बाद यहां दफन है या कोई और है। इसी तरह वर्ल्ड वॉर पर आज भी रिसर्च हो रहा है, फिल्में बन रही हैं, किताबें लिखी जाती हैं, वॉर स्टडीज हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, थिंक टैंक्स हैं। लेकिन भारत की बंटवारे पर, भारत की किसी यूनिवर्सिटी में कोई पार्टीशन स्टडीज जैसी डिसिप्लिन ही नहीं है। ना कोई पढ़ने वाला है, ना कोई पढ़ाने वाला है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। और जिस तरह उस पर लीपापोती हुई, उसके बाद और बहुत से सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज पर लीपापोती हुई, ये भी उसमें से एक त्रासदी पैदा होती है। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसमें यह जतलाया गया कि हिंदू होना अक्सरियत में अपने आप में एक क्राइम है, और इसकी सजा इसलिए दी जाती है, इस तरह दी जाती है कि आपको ऐसे बहुत से राइट्स नहीं मिलेंगे जो माइनॉरिटीज को दिए जाएंगे।
आप माइनॉरिटी एफर्मेशन के नाम पर कुछ कीजिए, लेकिन मेजॉरिटी को आप जलील करके, उनसे हक छीनकर, उन्हें अपराध भाव से ग्रस्त करके यह देश आगे बढ़ा और इसने अपनी नीतियां बनाई। और उसी के चलते इन्हें एक बड़ी आबादी को गिल्ट ट्रिप किया गया, कंसेशंस लेने के लिए, एक्सेप्शंस बनाने के लिए उसको अपोलोजेट अपोलोजिया में डुबो दिया गया। वो माफी मांगता फिरा कि साहब मैं शर्मिंदा हूं कि मैं हिंदू हूं और अक्सरियत में हूं, और मेरे अक्सरियत में होने की वजह से आप लोग जो इतना घबराते हैं, चिंता करते हैं, उसके लिए आप मुझे सजा दे लें। बताइए मैं मुझे क्या सजा मिलेगी? मतलब ये कैफियत थी। तो जी, सुशील जी, माफ करें, बात थोड़ी लंबी हो गई है और मेरा बस चले तो मैं आपको घंटों तक बैठ के सुनूं। आप जो भी बोलते हैं, आपका एक एक शब्द जो है वो सोने में तोलने के बराबर है। मैं आपसे अब ये जानना चाहता हूं कि पनून कश्मीर की डिमांड क्या है, जिसके बारे में कश्मीरी पंडित पिछले 30 साल से उठाते आए हैं। क्या अच्छा होता अगर फिल्म के अंदर भी पनून कश्मीर की डिमांड को दिखाया जाता, ताकि आवाम में एक मैसेज जाता हिंदुस्तान के लोगों में कि जी ये कश्मीरी पंडित चाहते हैं। फिल्म में ये बात बिल्कुल क्लियर होकर नहीं आई है कि आखिर इनके लिए करें हम तो क्या करें। जो हुआ है हम सब इसको कंडेम करते हैं, और एक मेरे जो प्रोग्राम्स हैं पिछले 5-6 साल से, तो उसमें हम कश्मीर और पाकिस्तान और इस पूरे के पूरे इश्यू से रिलेटेड ही इसी के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। मैं कोई अपने आप को एक्सपर्ट क्लेम नहीं करता हूं हर इशू के ऊपर, लेकिन मेरी और बशानी साहब की एक कोशिश होती है कि बस कश्मीर के इर्द गिर्द हम घूमते रहें। छोटी से छोटी खबर भी आती है तो उसके ऊपर उठा के और प्रोग्राम कर देते हैं आधे पौने घंटे का, ताकि लोगों को पता चले कि वहां हो क्या रहा है। अब ये बताइए साहब, जिस जिस विषय पर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, पनून कश्मीर, लोगों को एजुकेट करें। किसी टीवी चैनल पर कहीं पर भी ये बात नहीं हो रही है। व्हाट इज पनून कश्मीर और कश्मीरी क्यों डिमांड कर रहे हैं इसकी? जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ये सवाल पूछा। आपके मुंह से पनून कश्मीर के संदर्भ में एक शब्द निकल गया था, देश। हमें अपना देश चाहिए, हमें अपना प्रदेश चाहिए अरविंद जी, क्योंकि देश और प्रदेश में एक फर्क होता है। इसमें बहुत गुंजाइश हो जाती है गलत फहमी की। जब ठीक आप है। अलग देश मांगते हैं तो ऐसे लगता है कि आप भारत से अलग कुछ बनाना चाहते हैं। हम अपना प्रांत, अपना प्रदेश चाहते हैं, भूमि में अपना एक हिस्सा चाहते हैं जहां हम सुरक्षित रह सकें, अपने समुदाय को फिर से इकट्ठा कर सकें, और अपनी वैल्यूज, अपनी कल्चर, अपनी आइडेंटिटी, अपनी लैंग्वेज, अपना लिटरेचर, अपने म्यूजिक, इसकी तरबियत दे सकें और फिर से इस पहचान को पुष्ट कर सकें जो आज संभव नहीं है। कश्मीर में जिन हालातों में हमें निकलना पड़ा, उस हालात में ना कोई फर्क पड़ा है। अगर फर्क पड़ा है तो बद से बदतर हुए हैं, और इन बद से बदतर हुए हालातों में फिर से लौट पाना अभी तो असंभव है। पनुन कश्मीर इसलिए कश्मीर की घाटी को विस्थापित और जलावतन हुए देशभक्त भारतीयों के लिए एक अलग जगह, जेनोसाइड का शिकार कश्मीरी हिंदू के समुदाय के लिए एक उनकी अपनी अलग जगह कश्मीर घाटी को बांटकर निकाली जाए। और ये एक मांग इसलिए भी है क्योंकि उससे पहले दो और बातें होना आवश्यक है। एक बात ये कि हमारे साथ जो 1990 में हुआ, उसकी अभी तक भारत सरकार ने तस्दीक नहीं की है, उसकी पुष्टि नहीं की है, उसका जी, अनुमोदन। उसके उसके ऊपर आएंगे हम। उसके ऊपर एक ये अपने आप में ही एक अलग एक मुद्दा है। मैं उसके ऊपर भी आऊंगा, लेकिन पहले सिर्फ इसी विषय के ऊपर अगर आप हमें बताएं। जी, तो हमें पनुन कश्मीर चाहिए। वो कश्मीर घाटी का एक हिस्सा होगा, हमारा हिस्सा होगा, और उस हिस्से में हम जाकर के फिर से बसेंगे। ये
ऐसा नहीं है कि हम बाकी का कश्मीर छोड़े दे रहे हैं, फेंके दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो ये कश्मीर उस ठीक उसी तरह से है कि एक एक ऐसा सुरक्षित इलाका विद जी इन कश्मीर जहां पर कश्मीरी पंडित खुल के सांस ले सके, कहीं जी वहां उनकी सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त हो, जी ताकि उन्हें कोई परेशान ना कर सके और उनके साथ वो हादसा जो 32 साल पहले हुआ वो दोबारा ना हो। जी हाँ, वो उसके लिए इतनी स्पेस हो कि वो हम्म। अपनी बस्ती फिर से बसा सकें, अपना समाज फिर से बना खड़ा कर सकें, अपने स्कूल चला सकें, अपने अस्पताल चलाएं, अपने बिजनेसेस चलाएं, पोस्ट ऑफिसेज और थाने चलाएं, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी खुद लें। लेकिन उस सबको वायबल बनाने वाला एक स्थान, एक व्यवस्था हमें अपनी सरकार से, अपनी व्यवस्था से चाहिए। ये है पनून कश्मीर। वह पनून कश्मीर एक मॉडल होगा पूरे कश्मीर को दिखाने के लिए कि देखिए, अगर हम अपने मूल्यों, अपने सिद्धांतों से व्यवस्था चलाएंगे तो पनून कश्मीर ऐसा बना करके देंगे। फिल्म के अंदर धारा 370 के एब्रोगेशन को लेकर अनुपम खेर जी के काफी पिक्चर्स और सारी चीजें हम देख रहे हैं। उसका इस्तेमाल प्रमोशंस में बड़ा किया जा रहा है और फिल्म के अंदर भी एक पैगाम भी गया है कि धारा 370 कश्मीरी पंडितों के नजदीक एक बहुत बड़ा मसला था। तो आप ये बताइए कि 1990 की दिहाई में और उसके बाद अगर मैं कंपेयर करूं पनून कश्मीर और धारा 370 को, तो बड़ी डिमांड कश्मीरी पंडितों के बीच में कौन सी रही है? अब ये थोड़ा सा गैर मुनासिब कंपैरिजन इसलिए है, हम्म। अनुच्छेद 370 ने कश्मीर को उस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया था, जम्मू कश्मीर को, जिसे हम कह सकते हैं कि ये हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक पाकिस्तान था। ठीक है। वो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि पाकिस्तान बना क्यों था? वो इस लिहाज से बना था कि कश्मीर की मुसलमान हिंदुस्तान का हमारी डेमोक्रेसी और हमारे सेक्युलरिज्म में भी इसलिए नहीं रह पाएगा क्योंकि ये हिंदू अक्सरियत की डेमोक्रेसी और हिंदू अक्सरियत का सेक्युलरिज्म था। तो वो कितना ही डेमोक्रेटिक और कितना ही सेक्युलर क्यों ना हो, क्योंकि ये हिंदू अक्सरियत का होगा और हिंदू हुकूमत के तहत होगा, तो उसमें मुसलमान महकूम होकर नहीं रहेगा। तो उसे अपनी व्यवस्था चाहिए। कश्मीर में हमने क्या किया? कश्मीर में हमने अपने डेमोक्रेटिक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं पर चलने दिया, उसकी खामी नहीं बताई। कहा कि कश्मीर वो हिस्सा है जिसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वो भारत में रहते हुए भी उसका अपना झंडा होगा, उसका अपना वजीर आजम होगा, उसका अपना सदर रियासत होगा, उसकी अपनी शहरियत की डेफिनेशन होगी। धारा धारा 370 के ऊपर हमारा 1.5 घंटे का प्रोग्राम है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ये तमाम पॉइंट्स हमने कवर किए हैं। मैंने बहुत सारे कश्मीरी पंडितों से बात की तो उन्होंने कहा कि अगर कोई हमसे रेमेडी पूछे, कोई हमसे ये पूछे कि हमारे दुख दर्द की दवा क्या है, तो वो दुख दर्द की दवा पनून कश्मीर है, ना कि धारा 370। बेहतर होता अगर इस फिल्म के अंदर पनून कश्मीर की डिमांड को भी उसी तरह प्रोमिनेंस में दिखाया जाता। अगर कोई आज सवाल उठाता है कि ये फिल्म का एक पॉलिटिकल एजेंडा है कहीं ना कहीं पर, तो मुझे उनकी इस दलील में वजन नजर आता है कहीं ना कहीं पे कि आप लेफ्ट को एक तरफ टारगेट करें, जेएनयू की एकेडमिया को टारगेट करें, दूसरी पार्टियों को टारगेट करें, फारूक अब्दुल्ला को टारगेट करें, और यासिन मलिक को तो टारगेट करना ही करना है बिकॉज ही इज अ मर्डरर, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। फारूक अब्दुल्ला भी काफी हद तक वो भी बहुत सारी चीजों के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन जो असल बात है वो गायब है कहीं ना कहीं से। की टेकअवेज जो फिल्म से हैं वो ये है कि जी धारा 370 खत्म हुई और कश्मीरी पंडितों का दुख दर्द भी उसी के साथ खत्म कर दिया मोदी जी हाँ, ने। वाह मोदी जी वाह, ये पैगाम लेकर एक आम भारतीय वहां से निकलता है। मैं चाहता हूं कि इस देश के अंदर बहस हो कि कश्मीरी पंडित अपने ही देश के अंदर आखिर विस्थापित कब तक। हमारे प्रधानमंत्री बहस करते हैं, वो उन्होंने भी इस फिल्म के ऊपर बात की है, मुद्दा बनाया है फ्रीडम ऑफ स्पीच को। मेरी नजर में कश्मीर फाइल्स एक मुद्दा नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक मुद्दा नहीं है, कश्मीरी पंडितों का विस्थापन मुद्दा है।
आए जरा हम अपने आप से ईमानदारी से थोड़ी सी बात करें, वरना बंद करें इन सारे टीवी चैनलों को और इन सारी चीजों को, और अपनी 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 जिंदगी में लौट जाएं। सच बात बोलें। सच मेरी नजर में धर्म से और मुल्क से, तमाम चीजों से बालातर है, वो सबसे ऊपर है। उसका अपना मुकाम है और उसके लिए वो इंसान हो कोई, या मुल्क हो या धर्म हो, सबसे सबसे ऊपर है सच। बशानी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। क्या इस बात में कोई शक है कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ भी 1990 में या उससे पहले से 4-5 साल पहले से जो होता आया है, कि वो कहीं ना कहीं दुरुस्त है? आपने इस विषय के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं, बहुत सारे पाकिस्तान के अखबारों के अंदर हो या फिर ग्रेटर कश्मीर में हो, और इस इशू के ऊपर आपके हजारों वीडियोस हैं, यूट्यूब पे मौजूद हैं। लेकिन फिर भी एक सवाल पूछा जाता है कि अगर हामिद बशानी ये कह दे कि ये फिल्म एक कहीं ना कहीं पर एक पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे को भी परसू कर रही है, तो सवाल ये किया जाता है कि हामिद बशानी मुसलमान है, इसलिए मुसलमानों की तरफ जो है उनका जो है झुकाव है, उनकी वो तरफदारी कर रहे हैं। लेट्स सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। क्या हामिद बशानी के नजदीक जो कुछ कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, क्या वो कंडेमेबल है? इस बात को एक तरफ रखते हुए कि कोई हमारी किसी बात पे क्या तबसरा करता है या क्या रिएक्शन देता है, तो उससे जाहिर है हमारी पर्सनालिटी या थिंकिंग डिफाइन नहीं होती। तो इसलिए इसको तो आप एक तरफ रखें। लेकिन जो असल इशू है, और डेफिनेटली ये है कि जैसा कि आपने फरमाया, बंदा कहीं ना कहीं पैदा होता है, और पैदा बंदा बाई चॉइस नहीं होता है। अब सुशील साहब जो है वो पंडित के घर पैदा हुए, मैं जो है एक मुसलमान के घर पैदा हुआ, तो इसका मतलब वो नहीं लिया जा सकता जो लोग बना के पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बंदा अपनी पर्सनालिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम खुद डेवलप करता है। तो ये बात अगर हम नहीं समझ सकते तो फिर जाहिर है जो हमारे दुख दर्द हैं उनका इन बातों से बड़ा गहरा ताल्लुक है, और ये ताल्लुक उसी तरह जुड़ा रहेगा अनटिल एंड अनलेस के हम इन चीज़ों को समझेंगे जैसे बाकी दुनिया समझी है। तो इस हिसाब से तो आप इसको इस तरीके से ले लें मुख्तसरन। लेकिन जहाँ तक पंडित के साथ जो जुल्म हुआ, वो जो कहानी है उसको तो मैं समझता हूँ कि ये इसलिए भी रेलिवेंट है कि जो आपने पॉइंट उठाया ना, और सुशील साहब ने भी जिक्र किया कि उस वक्त एक वजाहत ये की गई कि मीडिया नहीं था जी, सोशल मीडिया नहीं था, टेलीविज़न नहीं थे, तो इसलिए हमें पता नहीं चला। उस वक्त में अक्रॉस द बॉर्डर था। अब मैं कनाडा में हूँ, लेकिन उस वक्त मैं आज़ाद कश्मीर में, जिसको आप पीओके कहते हैं, वहाँ था। तो मैं नहीं समझता कि वहाँ का कोई एक शख्स भी ऐसा हुआ होगा 12-13 साल से ऊपर की उम्र का, जिसके पास ये खबर ना पहुंची हो कि वहाँ जो पंडित बरादरी है उनके साथ क्या जुल्म हुआ है, और उस पे हर आदमी की कोई ना कोई ओपिनियन ना हुई हो। मैं अक्रॉस द बॉर्डर बात करता हूँ। तो अक्रॉस द बॉर्डर का मतलब ये है कि अगर ये खबर वहाँ पहुँच गई थी जहाँ पे वहाँ के लोकल अखबारात में, मसलन जंग, नवाए वक्त, इस तरह के 2-3 अखबार थे, उस वक्त भी वहाँ ज़ाहिर है मीडिया वहाँ भी नहीं था, और टेलीविज़न तो खैर था ही नहीं, चूँकि बिजली नहीं थी। तो अगर बिजली थी तो केबल नहीं थी या दूसरे मसाइल थे, लेकिन ये खबर सब लोगों तक पहुँची, और हम जैसे लोग जो थे उन्होंने बाकायदा पब्लिकली इसकी मजम्मत की, जलसे किए, जुलूस किए कि ये जो कुछ हुआ है ये गलत हुआ है। उसके वीडियोस हैं, उसके अखबारों के कटिंग्स हैं, और सारा रिकॉर्ड मौजूद है। और ये उस तरफ जो हम लोग रहते हैं वो 100% मुसलमान है, उसमें कोई गैर मुस्लिम नहीं है। कोई इक्का दुक्का क्रिश्चियन होंगे जो बेचारे डर के मारे मुसलमान बने हुए हैं, वो भी, उनकी भी हरकत सकनात मुसलमानों जैसी है। मेरा मतलब है जलसे जुलूस में हम लोगों के साथ चले जाते हैं। जहाँ तक बाकी पंडित या दूसरे लोगों का ताल्लुक है, तो उनको तो 1947 में वहाँ से निकाल दिया गया था इन मास, पूरा एक ही झटके में। तो इसमें ये बात कतन जो है, दो आराएं मैंने कम अज कम अगर देखी हैं उस इलाके में, तो वो सिर्फ मैंने देखी हैं जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, जो अपने आप को बेशक इसके साथ आइडेंटिफाई नहीं करते, लेकिन जिनकी सोच ऐसी है कि जी ये बहुत अच्छा हो गया। चूँकि ये, जैसा कि सुशील साहब ने वजाहत की, कि जो फ़िलासफ़ी है कि जी एक हमारा अपना वतन हो जिसमें मुकम्मल इस्लाम हो, और किसी दूसरे को वहाँ रहने की कोई
तस्वर ना हो, तो वहां से किसी इस तरह की कम्युनिटी का निकल जाना डेफिनेटली उनके एजेंडे को आगे लेके जाता है, और वो जाहिर है उसकी हमायत करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि इस इलाके में उनकी तादाद क्या थी। इस इलाके में ऐसे लोगों की तादाद आप कह सकेंगे मुमकिन है 2% हो, 3% हो, लेकिन वो हाईली ऑर्गेनाइज किस्म के ग्रुप्स हैं जो मिलिटेंट हैं या जिनकी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन इन खतूत पे है। तो इसमें आप ये एक्सक्यूज तो निकाल दें कि जनाब ये किसी को पता नहीं था। दूसरी बात ये कि मैं इसमें कहता हूं कि कश्मीर के अंदर भी सुबाह इस सिगमेंट को छोड़ के तो कंसेंसस ऑफ ओपिनियन है कि जो कुछ भी पंडित बरादरी के साथ हुआ वो इंतहाई वहशियाना और इंतहाई खौफनाक किस्म का काम है, जिसकी जिस कदर मजम्मत की जाए काम है। और ये आपने सुना होगा कि इवन ऐसे जो राइट विंग जो इस्लामिस्ट पॉलिटिशियंस में से भी बाज इस तरह खुल के उन्होंने ये बात की है, सवाए उन तंजीमों के जिनके मफादात इस पूरी चीज़ के साथ वाबस्ता हैं, कि उसमें मसलन जो है वो लश्कर हो गया या इस तरह की जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। जाहिर है उन्होंने तो इसको अप्रिशिएट ही करना है, क्योंकि उन्होंने अपने इर्द गिर्द जो लोग जमा किए हुए हैं वो इसी एजेंडे पे किए हुए हैं कि हमने कश्मीर को बाकी सब से पाक करना है। अब ये चीज जो है वो इस पे तो बहस ही कोई नहीं है, कंसेंसस है। और मैं नहीं समझता कि ये सिर्फ वहां की बात है, मैं इस भी बात कर रहा हूँ पूरी स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की। और स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो मेरे इलाके से पुंछ से लेके तो आप गलगित बल्तिस्तान से लेके जम्मू से लेके कश्मीर तक किसी से भी पूछेंगे वो कहेगा बहुत बड़ा जुल्म हुआ, किसी सूरत में नहीं होना चाहिए था। तो इस पे अब आदमी क्या बात करे। जाहिर है वैली के अंदर आपको इक्का दुक्का लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने मिलिटेंसी में हिस्सा लिया, जिन्होंने ये सारा खेल जो है जिसके वो फोर फ्रंट के फुट सोल्जर बने, या वो मिसगाइडेड यूथ है जिसको वहाँ खुद वैली के अंदर से या बाहर से अक्रॉस द बॉर्डर जो है इंटेलेक्चुअली मैं इसको डिस्टार्शन या करप्शन ही कहूँगा कि उसमें लाया गया, और वो जाहिर है कि इस चीज़ को अपने लिए कोई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ समझते हैं। तो उसके अलावा तो कौन है? क्या कश्मीर की कोई मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी, कोई मेन स्ट्रीम ग्रुप, कोई ह्यूमन राइट्स ग्रुप, कोई इस तरह का कोई सोशल ग्रुप इस चीज़ की हमायत कर सकता है कि जो कुछ पंडितों के साथ हुआ वो दुरुस्त? अगर उसमें कोई इख्तलाफ राय कहीं मौजूद भी है तो वो डिटेल्स में हो सकता है कि मसलन हम ये कहते हैं और मैं इस नैरेटिव के साथ हूँ कि वहाँ पे पोस्टर लगाए गए, अखबारों में इश्तिहार दिए गए, दीवारों पे इश्तिहार चस्पा किए गए, मसाजिद में ऐलान किया गया कि पंडितों को यहाँ से निकाला जाए और एक खौफ व हरास का माहौल क्रिएट किया गया। मैं इस नैरेटिव को ऑन करता हूँ, लेकिन वहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो पंडितों के एग्जर्डस को तो गलत कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये ऐसे नहीं हुआ जी, बल्कि वो साजिश हो गई, फलां हो गया, जो उनका नैरेटिव है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनको इस बात पे इत्फाक करना पड़ता है कि जिस तरह भी हुआ गलत हुआ। अब इस पे तो बात हमें यहाँ पे क्लोज करनी चाहिए। और ये दुनिया की हर सोसाइटी में, कोई आइडियल से आइडियल सोसाइटी भी हो तो उसमें आप किसी भी एलिमेंट को 100% जो है ना वो एलिमिनेट नहीं कर सकते कि ये आपकी ये ओपिनियन है तो इसको होना ही नहीं चाहिए, या इसको हम कत्ल कर देते हैं या इसको जेल में डाल देते हैं। एज लॉन्ग एज वो ओपिनियन है, वो हथियार नहीं बन जाता या वायलेंस नहीं बन जाती या तशद्दुद नहीं हो जाता, तो वो तो बेशक होती रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस वक्त सिचुएशन यही है। अब इसका दूसरा पहलू है कि सवाल ये पैदा होता है कि अब ये फिल्म के हवाले से जो कुछ हुआ, जाहिर है फिल्म में भी आप देखें बहुत बड़ा नैरेटिव है, जैसा कि सुशील साहब ने कहा, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में समझता हूँ कि पंडितों को लेके अगर आज तक कोई सामने आया है तो वो ये है, इस हिसाब से कि ये पब्लिक को इन्फ्लुएंस करेगा बहुत बड़े पैमाने पे। चूँकि आम आदमी जो आर्टिकल नहीं पढ़ता है या तज्ज़िये नहीं सुनता है, वो न्यू कहीं ना कहीं मूवी देखता है या मूवी के से मुतासर है, तो उसका एक बहुत हैवी किस्म का इन्फ्लुएंस है, ये उसको मुतासर करेगा। अब उसमें भी बहुत सारे नैरेटिव हैं आपने खुद सुना, उसमें एक जो लेफ्ट का वहाँ इंडियन जो लेफ्ट विंग का एक नैरेटिव है उसको भी किसी तरीके से टच किया गया, जो कश्मीरी नैरेटिव है उसको भी किसी तरीके से टच किया गया। और जो जाहिर है असल स्टोरी का एसेंस है कि पंडित कैसे निकले, उनके साथ जो ब्रूटलिटीज जिस तरीके से हुआ, वो जो सीन दिखाए गए, आल दो कि हम उससे वाकिफ हैं, लेकिन हमारे लिए भी वो बहुत बड़े शॉकिंग थे देखने के बाद, वेरी डिस्टर्बिंग और अनसेटलिंग।
जिन लोगों ने वो पहले से तस्वीरें देखी हुई हैं, सारी चीजें हैं। चूंकि ज़ाहिर मूवी है और मूवी में एक जो ड्रामाटाइज किया गया सीन्स को, उसका इफेक्ट तो हर आदमी पे होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो है ये सारे नैरेटिव्स जो हैं, इसमें से कोई अगर दूसरे के खिलाफ है, मसलन मैं हूं, तो मुझे आप डब कर दें कि ये जो कि पैदा ही मुसलमान हुआ था इसलिए अपनी हरकत से बाज आ ही नहीं सकता। जैसे कि यूट्यूब पे बाज लोग लिखते हैं कि देखो इसके अंदर का मुसलमान तो बहरहाल सो नहीं सकता ना। ये बहुत ही बायस किस्म की और नफरत अंगेज किस्म की स्टेटमेंट है। यही स्टेटमेंट मैं जो है वो किसी हिंदू के बारे में भी दे सकता हूँ, उससे हिंदू जो है उसकी सेहत पे असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा अंदर जो है वो एक्सपोज होगा कि मैं किस किस्म का आदमी हूँ। तो ये आप इस तरीके से अगर करेंगे, मसलन जो वहाँ यूनिवर्सिटी कोई एकेडमिया है, कोई प्रोफेसर है, कोई स्टूडेंट एक्टिविस्ट है, तो उन सब लोगों को अपने अपने तरीके से वो चीज़ों को देखते हैं, मसले को देखते हैं और देखते आए हैं राइट फ्रॉम 1947, जैसा कि पार्टीशन का इन्होंने जिक्र किया। पार्टीशन से लेके ये पूरी कहानी जो है ये दो नैरेटिव हैं इस पे। लेकिन हम जब इस स्टेज पे पहुंचते हैं तो हमने देखना है कि इसको हम रिकंसाइल कैसे करें। जो मेरी फीलिंग्स हैं कि ये जितने एक्सक्यूज पेश किए जा रहे हैं कि जी मीडिया नहीं था, हमें खबर ही नहीं, लोग जो है वो अब रोते हैं जो पहले नहीं रोए, या जिन्होंने अब गुस्से का इजहार किया पहले नहीं किया, इन सारी चीज़ों का मतलब जो मैं निकालता हूँ वो ये है कि जो पंडित बरादरी है उनकी जो पलाइट है, उनके साथ जो जुल्म हुआ है, उसको पॉलिटिकली जो है वो कैश कराने की कोशिश की गई बजाय उनके साथ हमदर्दी करने के। यानी उनके साथ अगर हमदर्दी हुई भी तो वो हुई इस तरीके से कि ताकि आपको सियासी फायदा हो। मसलन मैं आपको बताऊं ना, हिंदुस्तान की अहल काबिल जिक्र पार्टी जो है, हुआ वो कांग्रेस है या दरमियान में जनता दल आ गई थी उसका एक धड़ा, या फिर जो है वो भारतीय जनता पार्टी, ये सारे अपना अपना टाइम लगा के गुजरे 30 सालों में। और सब के दौर में ये मूवी बनने से पहले भी सबको पता था कि पंडितों के साथ क्या हुआ। ऑब्वियसली पॉलिटिशियंस जो हैं, जो सरकारी ओहदेदार हैं, उनके पास इंटेलिजेंस की रिपोर्टें, फाइलें, एवरीथिंग मौजूद थी, लेकिन उनमें से किसी ने कुछ किया कुछ नहीं सिवाय रोने धोने के और ये मातम करना। जैसे आजकल मैं कह रहा हूँ कि हमारे हुक्मरान जो हैं वो मुतालबे करते हैं, पता नहीं ऊपर वाले से करते हैं कि ये बात ऐसे होनी चाहिए। भाई आप मुझे ये बताएं, इक़्तिदार आपके पास है, पार्लियामेंट आपके पास है, फौज आपके पास है, स्टेट आपके पास है, चलें 4 लाख पंडित मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं, इस पे भी कंट्रोवर्सी है, 10 लाख ही कर लें, तो क्या हिंदुस्तान जैसे इतने मजबूत मुल्क के लिए और हुकूमत के लिए 10 लाख लोगों को रिहेबिलिटेट करना या उनकी ज़रूरियात के मुताबिक या उनके मुतालबात के मुताबिक उनको जो है वो रीसेटल करना को बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर कोई चैलेंज उसके रास्ते में है तो क्या है, और वो अगर है तो हम क्यों नहीं जानते? क्या वो कश्मीर की लोकल पॉपुलेशन है, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि वो नहीं चाहते जी कि जनाब पंडित वापस आए, तो क्या कश्मीर में हर काम उनके चाहने की वजह से रुका हुआ है, या उनके अंदर इतना इन्फ्लुएंस और ताकत है कि वो स्टेट को दीवार से लगा सकते हैं और स्टेट मातम करे और लोग हुक्म चलाएं? तो फिर स्टेट कौन सी हो गई? सवाल तो ये पैदा होता है कि लोग हुक्म चलाएं, डिक्टेट करें कश्मीरी के नहीं जी पंडित यहाँ दाखिल नहीं हो सकते, या उनको अपनी कोई सेटलमेंट नहीं मिल सकती, और स्टेट जो है वो उस पर मातम करते रहे कि हाय 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 बहुत बड़ा जुल्म हो गया जी, ये बड़े जालिम किस्म के लोग हैं, हमारी सुनते ही नहीं। तो फिर स्टेट कौन सी है? अब ये बच्चों वाली बातें हैं। और इसमें असल प्रॉब्लम क्या है, जो मैं बार बार कहता हूँ कि पंडितों के साथ जब ये हुआ तो वो कोई बहुत बड़ी ऐसी उनकी लॉबी नहीं थी, ना ऐसा इन्फ्लुएंस था जो मरकजी सतह पे बड़े पैमाने पे हुकूमत को शेक कर सके, ना उनके इतने ज़्यादा वोट थे, ना उनके पास इतना सरमाया था जैसा कि हमारी पॉलिटिक्स में है, खरीदो फरोख्त का और चंदे देने का जो रिवाज है, ये सारी चीज़ें। तो इसलिए उन्होंने कहा बस इनके ऊपर ढोल पीटते रहो ताकि इनके नाम पे हमारी सियासत आगे बढ़ती रहे, लेकिन इनके क्या करना है ये किसी ने सोचा ही नहीं। और अगर किसी ने कुछ किया, मुमकिन है मेरी मालूमात कम हो कि किसी ने कोई स्टेप उठाने की कोशिश की हो। ये जो आपने पौनन कश्मीर के हवाले से कहा है, मैं एज ए प्रोग्रेसिव पर्सन, मैं जब ये कहता हूँ कि स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो डिस्टर्ब एंड डिवाइडेड है, उसके अंदर कोई भी जो है एथनिक ग्रुप और कम्युनिटी
उसको ये हक पहुंचता है कि उसके अपने जो राइट्स हैं, जिसमें उनका राइट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस जो है वो सबसे मुकद्दम है, उसको तस्लीम किया जाना चाहिए, वह वो कल्चर की बुनियाद पे है, लैंग्वेज की बुनियाद पे है, या किसी दूसरे बड़े ग्रुप, ताकतवर ग्रुप से खतरे की बुनियाद पे है, या उसकी कोई और वजूहत हैं। चूंकि ये जो है एक बुनियादी तौर पे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं को एथनिसिटी की या सेपरेशन की या किसी स्टेट की डिसइंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ, चूंकि वो स्टेट ऑलरेडी, जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, वो ऑलरेडी डिसइंटीग्रेटेड एंड डिवाइडेड है। और जाहिर है कि उसमें सिर्फ पंडित ही नहीं, उसमें हम जैसे लोग भी जो है वो अपनी आइडेंटिटी, अपने फ्यूचर और अपनी जो है वो राइट्स के हवाले से लड़ रहे हैं और उसके विक्टिम हैं और उसकी जिंदा निशानियां हैं। ये अलग बात है कि हमने मुल्क किसी और तरीके से छोड़ा हो, उन्होंने किसी और तरीके से छोड़ा हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम सब जो है वो जिला वतन हुए हैं और उसकी अपनी अपनी शक्लें हैं। कोई पीसफुली हुआ है, कोई जुल्म और तशद्दुद के नतीजे में हुआ। तो ये पूरी स्टेट की ये हालत है। तो उसकी क्यों है कि बुनियादी तौर पे हम ये राइट तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। हुक्मरान कांपना शुरू हो जाते हैं कि ये आवाज उठ के कि ये मेरा राइट मुझे दो, तो पता नहीं क्या क़यामत आने वाली है, या ये हमने कर लिया तो क्या। इन चीजों से जो यूनिटी है वो बढ़ती है। अगर पंडितों की ये डिमांड, और मैं समझता हूँ कि कश्मीर के अंदर भी अगर आप कश्मीरियों को कहें कि जी हम ऑलरेडी जो डिवाइडेड स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है उसको मजीद डिवाइड करने वाले हैं और एक स्टेट बना के पंडितों को देने वाले हैं, तो ये तो एक स्केरी किस्म की स्टेटमेंट होगी ना। तो इसके खिलाफ तो हर आदमी उठ खड़ा होगा कि वो ये क्या होने वाला है जी। लेकिन आप उनको उस तरीके से पेश करेंगे जिस तरह सुशील साहब ने किया, या मैं कर रहा हूं कि पंडितों को ये राइट दिया जाए कि वो अपने सोशल कल्चरल जो उनकी हेरिटेज है इसकी की प्रमोशन, प्रोटेक्शन और उसके अपने राइट्स के हवाले से उनके लिए एक बंदोबस्त किया जाए, तो इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ना किसी कश्मीरी को होना चाहिए और ना सेंट्रल गवर्नमेंट को होना चाहिए। तो ये चूंकि डायलॉग का इशू है जो कि आज तक हुआ ही नहीं। मैं समझता हूं कि पंडितों के नाम पे पॉलिटिक्स होती रही है। पंडितों के नाम पे ना किसी ने अमली तौर पे कोई कदम उठाया, ना कोई डायलॉग हुआ। और ये अब वक्त आ गया है। अब ये मूवी जो है, ये मूवी दो तरह के मैसेज दे रही है। ये मूवी साथ में जो कश्मीर के दूसरा वर्जन है उसको भी प्रमोट कर रही है, ये मैं आपको बता दूं। ये अब मत समझें जैसे कि कुछ लोग खुशफहमी में मुबतला हैं कि इससे सिर्फ जो है वो पंडितों की प्लाइट हाईलाइट होती है। व्हाट अबाउट कश्मीर? इसमें तो सारा इशू ही कश्मीर है। और उसमें कोई आदमी जो ये मूवी देख के बाहर निकलेगा उसको ये मानना पड़ेगा कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द कश्मीर। अब वो समथिंग रॉन्ग क्या है, इसके वो सवाल उठाएगा और उसमें वो पूछेगा कि वहां पे हुकूमत किस किस्म की है, वहां पे निज़ाम किस किस्म का है, ये सारी चीजें क्यों हैं। तो इस हिसाब से ये एक डबल एज किस्म का मैसेज है और मैं समझता हूं कि इसको समझना चाहिए। और इसको आगे ले जाने के लिए ये अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करते, कि हम इसको पॉजिटिवली नहीं देखते, तो इसका बहुत बुरा इफेक्ट भी निकल सकता है जो कि नफरत है। और जाहिर है कि नफरत का कोई भी मैसेज है जो इस तरीके से आएगा, ख्वाह उसके पीछे कितनी नेक नीयती है, कितना बड़ा उसके पीछे हकीकतें हैं, लेकिन वो मैसेज जो है हमेशा डिस्ट्रक्टिव और काउंटर प्रोडक्टिव होता है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि इस मूवी को इस तनाजर में देखना चाहिए कि इसका पॉजिटिव इससे पहलू निकाल के तो रियल फोकस जो है वो पंडितों और उनकी प्लाइट पे कैसे किया जाए। ठीक कह रहे हैं बशानी साहब आप। हमारा भी आज के प्रोग्राम में यही फोकस है कि आखिर हम भारत के अंदर कोई कंसेंसस आज हम डेवलप करते हैं तो वो क्या होना चाहिए। क्या वो सिर्फ एक महज एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना होना चाहिए कि जी कौन जिम्मेदार था, किसने किया, या फिर ये होना चाहिए कि हम इस मसले को हल कैसे करें, कैसे कश्मीरी पंडितों को उनके घरों में वापस लेकर जाएं। इस देश के अंदर वैसे अगर हम लैंग्वेज की बुनियाद पर, रिलीजन की बुनियाद पर देखें तो बहुत सारे नए सूबे बने हैं, नई स्टेट्स बनी हैं। और जम्मू कश्मीर के अगर आप दोनों तरफ देखें तो इधर इधर पंजाब है, ऊपर हिमाचल है, जो कि पूरी की पूरी मूवमेंट थी पंजाबी सूबे की मूवमेंट, उसके एवज में ये पंजाब, हरियाणा, हिमाचल ये सारे राज्य बने हैं। तो हमारे जो दोस्त हैं सुशील पंडित जी, वो कोई अलग राज्य नहीं मांग रहे हैं कश्मीर में। अगर वो ये कहते हैं कि
एक इलाका हमें दे दीजिए, कश्मीर का ही पार्ट होगा, जैसे पंजाब में माजा है, दुआबा है, मालवा है, उसी तरह से एक इलाका जिसको हम कह सके कि ये पनून कश्मीर, जो कि कश्मीरी पंडित जिसको जहां पे सुकून की सांस ले सकें, उस इलाके की यहां बात हो रही है। सुशील जी, आपने पहले कहा कि माहौल इस वक्त साजगार नहीं है, माहौल इस वक्त ठीक नहीं है कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर घाटी में वापस लेके जाया सके। लेकिन सरकार की माने तो माहौल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो हमने टेररिज्म को काफी हद तक जो है वो ठीक कर दिया है। अभी 2 दिन पहले ही 1,42,000 करोड़ रुपए का जम्मू कश्मीर के लिए पैकेज अनाउंस हुआ है। ये तो बहुत बड़ी राशि है। इस देश के अंदर अगर कोई फंड्स की कमी हो, पहली मैं नहीं समझता कि फंड्स की कमी है, इच्छा शक्ति की कमी बहुत बहुत बड़ी है। फंड्स की कमी अगर हो और सरकार ये कहे कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, इतने संसाधन नहीं है कि 10 लाख लोगों को बसा सकें, ये देश अगर राम मंदिर के नाम पे चंदा दे सकता है तो कश्मीरी पंडितों के नाम पर भी चंदा दे सकता है। तो आप ये बताएं कि प्रॉब्लम आखिर कहां पर है? राजनीतिक इच्छा शक्ति की है या फिर वी हैव फेल्ड एज अ स्टेट? बहुत बढ़िया सवाल है, लेकिन चंद बातें हमारी राजनीति की। हमारी राजनीति में एक पाखंड है, एक परवर्जन है, और वो साफ गोई से बात न करने वाला पाखंड है। हम आज भी किसी प्रॉब्लम को उसके सही मायनों में, उसके सही शब्दों में डायग्नोज नहीं करते हैं। अगर आपका सामना जिहाद से है और आप कहते हैं कि ये कुछ भटके हुए लोग हैं जिनको नौकरी चाहिए, अगर आपका सामना शरीयत मांगने वाले एक हुजूम से है और आप कहते हैं कि इन्हें दरअसल अच्छी सड़कें और बिजली चाहिए, विकास चाहिए, अगर आपका सामना उस जहनियत से है जो भारत में नहीं रहना चाहती, जो भारत से और भारत की अक्सरियत से नफरत करती है, और आप उसको बतलाते हैं कि ये कोई कंफ्यूजन है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, इन्हें शायद भारत के बारे में पता नहीं है, इनको कुछ बतलाने समझाने की जरूरत है, तो फिर मामला उलझता है। और जो चुनौती है उसकी सिर्फ टहनियां और पत्तियां छाटी जाती हैं, उसका उसको ठीक से एड्रेस नहीं किया जाता। और क्योंकि हम एक कंपेटिटिव डेमोक्रेसी है, उस कंपेटिटिव डेमोक्रेसी में कुछ बातें ऐसा मान लिया जाता है कि ये रेड लाइंस हैं, अगर वो क्रॉस करेंगे तो सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाएगा। अगर आप साफ गोई से बात करेंगे, अगर आप किसी बिगटेड माइंडसेट को कहेंगे कि देखिए आप अंधे हो गए हैं अपनी नफरत में, आप इस्लाम की रेडिकल मोस्ट डेफिनेशंस के तहत काम कर रहे हैं, तो आपको यह भय सबसे पहले सताएगा कि कहीं आपको इस्लामोफोब ना कह दिया जाए और आपको कम्युनल ना कह दिया जाए। तो उसके चलते फिर पाखंड होता है, फिर एक्सेप्शंस क्रिएट किए जाते हैं, एकोमोडेशन होती है। और अगर वो रेड लाइंस खुदा ना खास्ता इस्लामिस्ट ने खींच दी हो कि खबरदार, इनके लिए एक अलग इलाका क्या, आप अलग से कॉलोनी नहीं बना सकते, ये वहीं आएंगे, उसी घर में लौटेंगे जहां से ये मारकर, लूटकर, पीटकर, बेइज्जत होकर भगाए गए थे, तो फिर आप कैसे बात करेंगे और उसको फिल्म में कैसे आने देंगे? क्या सरकार ने इस विषय के ऊपर कोई प्रोग्राम रखा है लोगों के बीच में कि हम क्या करना चाहते हैं? सरकार ने तो आज तक कोई ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन भी नहीं बनाया है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सरकार ने तो आज तक एक व्हाइट पेपर नहीं लाया है ये बताने के लिए कि कश्मीर में हुआ क्या था 32 साल पहले।
कश्मीर की प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम का दोषी कौन है और वो दोष किस बात का है। मतलब एक नस्लकुशी हुई, एक जेनोसाइड हुआ, सरकार हमको माइग्रेंट कहती है। माइग्रेंट वो होते हैं जो कहीं सैलाब ज़दा हो या कहीं जलजला ज़दा हो या कहीं डैम बन गया हो और उसकी वजह से डिस्प्लेस हो गए हो कि बस्ती डूब जाती, इसलिए उठा करके कहीं और रखना पड़ रहा है। तो सुशील जी, क्या हम सरकार से ये कहें कि आप पहले इस पूरे मसले के अंदर टू डेवलप अ सेंस ऑफ क्लोजर इन दिस कम्युनिटी, आप एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाएं, जैसे नेल्सन मंडेला ने बनाया साउथ अफ्रीका के अंदर, जैसे इंटरनेशनल वॉर क्राइम्स ट्राइब्यूनल हमारे पड़ोस में बना बांग्लादेश के अंदर। और आज आप देखें 50 साल बाद भी अगर बांग्लादेश में 1971 में किए गए जो जुल्म है उनके ऊपर फांसी दी जा सकती है, तो यहां किसने हाथ रोके हुए हैं? अरविंद जी, अगर मुझे मेरी सरकार 4-5 बार रोक चुकी है ये कहते हुए कि अपने ऊपर हुए जुल्मों का बखान करना बंद करो, इस पर रोना धोना बंद करो, इस पर जा जाकर भाषण देना, लिखना बंद कीजिए और उनसे पूछा जाए कि ऐसा क्यों कहते हैं, इससे क्या नुकसान होगा देश का, तो कहते हैं हमारा जो कश्मीर में जिहाद का दिल जीतने का एक अभियान चल रहा है उसमें रुकावट आती है। और दिल जीतना है इसलिए आप मुझे कहते हैं कि जब आप मुंह खोल करके बताते हैं आपके साथ क्या जुल्म हुआ तो आप कश्मीर के मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करता दिखाई पड़ते हैं और इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। तो अगर मेरी सरकार मुझसे यह कहती है तो आप क्या तवक्को करेंगे? आप किस जहनियत से दो चार हैं? तो फिर हम सवाल, जो असल सवाल है, हम कब तक निशाने पर रखेंगे उस दूसरी कम्युनिटी को कि इन्होंने किया, इन्होंने किया, इन्होंने किया? हमारा सवाल तो हमारे अपने लोगों से है। वो एक शेर है ना कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला क्यों लूटा, मुझे रहजनों से इससे गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो जो रहबर बन के बैठे हैं, सवाल उनसे करें या उनसे करें कि जी तुम कश्मीरी मुसलमानों ने हमें मारा, पाकिस्तानियों ने हमें मारा? माफ करें सुशील पंडित जी, 24 घंटे 7 दिन हम एक ही ढोल पीट रहे हैं, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, मुसलमान मुसलमान मुसलमान। पाकिस्तान और मुसलमान के नाम पे अगर कोई वोट मिलेगा तो इसी रहबर पार्टी को ही मिलेगा। तो क्या हम उनके वोटों के लिए रास्ता हमवार कर रहे हैं या अपनी कम्युनिटी के दुख दर्द को एड्रेस करने के लिए हम पीछे हट रहे हैं? ये सवाल है साहब। माफ कीजिएगा, नहीं, आपने उसको गलत समझा। मुसलमान मुसलमान मुसलमान, पाकिस्तान 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 कोई गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ वही कहना गलत है। वो मेरा वही कहना है, सिर्फ वही कहना गलत है। हाँ, जो रहबर है ना, वो रहबर ने कभी अपने ऊपर बात की है सर कि हमसे क्या 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 यहाँ पे गलतियां हुई हैं? रहबर अपनी गलतियां आपको कभी नहीं बताएगा, लेकिन रहबर का जो रवैया है वो ये है कि दर्द भी होता रहे, होती रहे फरियाद भी, दर्द भी होता रहे, होती रहे फरियाद भी, मर्ज भी चलता रहे, जिंदा रहे बीमार भी। क्या बात है। तो कश्मीर को लेकर के हमारे हुक्मरानों का, हमारे रहबरों का यह रवैया रहा है। अब इसको, रहबर को मैं कटघरे में खड़ा करूं तो पाकिस्तान बच के निकल जाता है, जिहाद बच के निकल जाता है। जिहाद को कटघरे में खड़ा करूं तो रहबर बच के निकल जाता है। ये इन सब की मिली भगत है और इसके ऊपर से रास्ता निकालना ना निकालना सबसे आसान एक विकल्प है। तो रहबर ही ये कहकर कि हां पाकिस्तान इस्लाम मुसलमान जिम्मेदार है लेकिन ठीक हम करेंगे, उस सवाल के ऊपर क्यों नहीं आते? माफ करें, पिछले 6 दिन से जो डिबेट हो रही है सुशील जी, वो ये हो रही है इन लोगों ने किया, इन्होंने किया, इन्होंने किया। हो गया साहब, इन्होंने किया। पिछले 7-8 साल से जब से रहबर
सत्ता में आए हैं वो इसी इशू के ऊपर बात कर रहे हैं कि कौन जिम्मेदार है। क्या रहबर ये सवाल का जवाब देंगे कि हम क्या कर रहे हैं? सर, ये सवाल का जवाब उनके मुंह में हाथ डाल के पेट से निकालना पड़ेगा। आसानी से कोई नहीं देगा, सब अपना वक्त काटेंगे और उसके लिए लोगों को तैयार करना पड़ेगा। जरूरत इस बात की है कि पावर को वो सच बोला जाए कि वो कहां छुप रहे हैं, कहां चालाकी कर रहे हैं। पूरी बेबाकी से आपने अपनी बात रखी। एक सवाल मैं भी आपसे पूछ लेता हूं। जिस नौयत की गुफ्तगू हम यहां पर कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसी नौयत की गुफ्तगू दूसरे चैनलों पर क्यों नहीं हो रही है? पुष्पेंद्र जी के साथ मैंने आपका प्रोग्राम देखा, मगर उस प्रोग्राम के 1 घंटे के प्रोग्राम में 55 मिनट तक तो यही बात होती रही कि जिम्मेदार कौन है। एक फिल्म भी देखी ना आपने, उसमें एक चीज देखी और 9 चीजें छूट गईं। जो प्रोग्राम कर रहा है, प्रोग्राम का स्टीयरिंग व्हील उसके हाथ में होता है। मैं वहां पर एक गेस्ट था, मुझसे जो पूछा गया और जिस तरफ मुझसे बातचीत ले जाई गई, मैं उस तरफ शालीनता से जितना जा सकता था गया, लेकिन उसके बावजूद मैं कोशिश करता हूं कि अपनी बात रख सकूं और बेलौस बेलाग लग सकूं। अगर मुझसे वहां पर कहीं छूट गई हो, कुछ बातें रह गई हो, तो मैं सच में, मुझे उसका गिला है, रहेगा। मैंने जाकर वो प्रोग्राम वापस देखा नहीं। मैं ये चाहता हूं कि अब डिस्कोर्स हमारा जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम कटघरे में किसे खड़ा करें? उनको भी खड़ा करें जिन्होंने ये जुल्म किए, ये तमाम जो उसके जिम्मेदार हैं उनको खड़ा किया जाना चाहिए। यासीन मलिक जो कि ऑन रिकॉर्ड ये बात कह चुका है कि उसने एयरफोर्स के ऑफिसर्स को मारा है, तो उसके ऊपर कोई केस बना के उसको जेल में डाल देना नहीं, उसके ऊपर केस बनाकर और आगे उसको उसके मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाएं। अफजल गुरु के ऊपर जिस तरह से केस चला, बाद में फांसी हुई, उसमें कहीं ना कहीं पे एक ये बात जरूर थी कि उसने कभी नहीं माना कि उसने कुछ गलत किया है। हमारे कोर्ट्स ने और जो सबूत हमें मिले उससे पता चला कि वो दहशतगर्द था। यहां तो दहशतगर्द अपनी जबान से बोलता आ रहा है कि हाँ मैंने मारा है तुम्हारे एयरफोर्स के अब जो ऑफिसर्स हैं उनको। उसके बावजूद फिर हम ये दिल जीतने वाली बात ही तो नहीं कि जो हमें रोक रही है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, सिस्टम अंदर से कॉम्प्रोमाइज्ड है। बाहर से आपको मतलब सीना नापते हुए लोग, अपना नपवाते हुए लोग दिखेंगे, लेकिन अंदर से अब छोटे छोटे सड़क हादसों पर कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठ जाती है ना। ये पूरे के पूरे समुदाय की जलावतनी हुई, आज तक एक इंक्वायरी नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि मांगी नहीं गई, उसको स्टोन वॉल किया गया। आज तक एक मुकदमा मुकम्मल नहीं हुआ। एक मर्डर, एक भी रेप, एक भी मास मैसेकर, एक भी मंदिर के डेसिक्रेशन, घर के जलाए जाने पर जो एफआईआर हजारों की तादाद में पेंडिंग हैं, वो प्रोसिक्यूट नहीं हुई, कोई कन्विक्ट नहीं हुआ, कोई सेंटेंस नहीं हुआ। और ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट गए, हमारी पिटिशन, मतलब जज चीफ जस्टिस जेएस केहर ताकता है अटॉर्नी जनरल की तरफ और मानो उसको कुछ समझा दिया जाता है, वो कुछ समझ जाता है, और हमारी पिटिशन एडमिट तक नहीं की जाती। उस अदालत में जो रात को 2 बजे खुलती है अजमल कसाब के लिए, याकूब मेमन के लिए, या फिर अफजल गुरु के लिए, तो सिस्टम में पूरे कुएं में भांग मिली हुई है। आप क्या धारा 370 को खत्म करने के बाद हम ये मान लें कि अब कश्मीर में अगर कोई चीज की कमी रह गई है तो वो ये है कि हम कैसे न कैसे वहां की आवाम का दिल जीतें, और उसके बाद हमने जो है इस पूरे मसले को खत्म कर दिया है? कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास सच में सरकार की प्राथमिकताओं में कहां पर है? कहीं नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमने एक आरटीआई की थी 2018 में। हमने पूछा था, क्या आपके पास कोई पॉलिसी है कश्मीरी पंडितों को लेकर? आपके पास कोई प्रपोजल है?
हमारे रिहैबिलिटेशन को लेकर, तका सा जवाब मिल गया कि ऐसा कोई पॉलिसी या प्रपोजल पेंडिंग नहीं है आज भी। तो देखिए, ये एक विम पर पैच वर्क, फिट्स एंड स्टार्ट्स, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, और फिर देखते हैं क्या होगा। इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, प्रयोग किए जा रहे हैं, हम पर तजुर्बे हो रहे हैं। वी आर लैब रैट्स, और हम पर नैरेटिव बनाया जा रहा है। बाशानी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारे नैरेटिव का इस्तेमाल होता है, उसके इश्यूज का डिस्पोजल, उसके इश्यूज पर एक्शन, रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन नहीं है। और क्या कश्मीर के मुसलमान नहीं चाहते कि आप वापस आएं? इस पर मैं बाशानी साहब से एक राय नहीं रखता हूं। देखिए, डिग्रीज का फर्क है। वो सोचते होंगे कि बहुत कम तादाद में वहां लोग एक वायलेंट हेट्रेड रखते हैं। मेरा मानना है कि थोड़ा ज्यादा तादाद में है। आप जितना सोचते होंगे उससे 5-10 गुना ज्यादा होगा। आप सोचते होंगे 1% है, 2% है। मैं सोचता हूं कि 25 से 30% लोग ऐसे हैं जो हमसे एक वायलेंट हेट्रेड रखते हैं। फिर ऐसे लोग हैं 20 से 25% जो वायलेंट हेट्रेड नहीं रखते हैं, लेकिन वो ऐसा अंदर से मुतमईन है कि हमारा चले जाना ही मुनासिब था। अब जिस तरह से निकाले गए उसमें हिंसा नहीं होती तो अच्छा होता। जैसे जनरल असद दुरानी है ना, आईएसआई के डायरेक्टर जनरल, उन्होंने मेहदी हसन के साथ इंटरव्यू में कहा था अल जजीरा पर कि साहब वो तो आर्मी पब्लिक स्कूल में 250 लड़के मारे गए थे ना, ये कोलैटरल डैमेज था, नहीं होता तो अच्छा होता। लेकिन मुल्कों की तारीख में ऐसे आते हैं वक्फे जब इस तरह की नुकसान जज्ब करने पड़ते हैं। तो वो वैसी एक जहनियत भी है कि हाँ, ना होता तो अच्छा होता, लेकिन ये मुनासिब था कि वो चले गए। फिर एक ऐसा तबका है जो कहता है भैया ना मैं इधर हूं ना मैं उधर हूं, मुझे आराम से शांति से रहने दो, जितना कत्लो गारत तशद्दुद कम हो उतना अच्छा है। और फिर एक ऐसा तबका है जो कहता है कि नहीं, ये मेरा कसूर है, मैं या तो चुप रहा या मैं कुछ कर नहीं सका, मजबूर था। वो हमारे अपने ही, मेरे पास वीडियो है, मेरे पास ऐसे लोग आते हैं कहते हैं कि साहब ये क्या लानत है, कोई ऐसी नस्ल नहीं जो अपनी नस्ल को खाती हो, कुत्ता भी कुत्ते का मांस नहीं खाता। और कश्मीरी हिंदू तो कश्मीरी थे ना, हमारा ही अपना खून थे, एक ही स्टॉक है, हम ऐसे हैवान कैसे हो गए? ऐसा कहने वाले भी मुसलमान कम तादाद में हैं, क्योंकि वहां पर जमाते इस्लामी के हवाले स्कूल कर दिए गए 1975 में, और 1990 तक आते आते एक फसल लहरा रही थी घृणा की, नफरत की, तासुबी जहर की। ये बुरहान वानी हेडमास्टर का बेटा था, मुजफ्फर हुसैन वानी का जमाती था। मुजफ्फर हुसैन वानी, उसने अपने बेटे को, बुरहान वानी को ये बनाया है। सोचिए कि उसने पीढ़ियों को क्या पढ़ाया होगा। वहां मदरसों की जरूरत लेकिन नहीं पड़ी। स्कूल वहां के स्कूल जो थे, सरकारी स्कूल, वो मदरसे थे। सुशील जी, अगर 100% आबादी भी ना चाहे कि आप वापस आएं कश्मीर में, तब भी क्या उनकी 1 करोड़ लोग हैं, उन 1 करोड़ लोगों के चलते अगर हमारी फौज 30 साल से वहां बैठ सकती है, तो क्या हम उसी फौज के बलबूते पर अपने लोगों को एक इलाके के अंदर कंसंट्रेट करके बसा नहीं सकते? अगर नहीं बसा सकते तो अरविंद, हमें विश्व गुरु के दावे नहीं करने चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मैं आपको एक लाइन में इसका जवाब देता हूं। हम्म। हमारे जो सरबराह हैं, रहबर हैं, हिंदू हृदय सम्राट हैं, रूलर्स हैं, उनको एक बात समझ आ गई है या समझा दी गई है, और वो ये है कि ये कश्मीर प्रॉब्लम हमारी पैदा की हुई नहीं, और हमारी कोई मजबूरी नहीं है कि हम इसको सॉल्व करके ही जाएंगे। हमें कश्मीर मैनेज करना है।
फ्रॉम वन डे टू अनदर, वन वीक टू अनदर, वन मंथ टू अनदर, वन ईयर टू अनदर, अपने टेन्योर में कश्मीर को मैनेज करना है, एक सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मलसी देनी है, स्कूल चले, दफ्तर चले, सड़कों पर ट्रैफिक चले, बाजार खुले। और इस बीच में कुछ मर्डर हो जाए, कुछ एनकाउंटर हो जाए, कुछ हड़तालें हो जाएं, कुछ पत्थरबाजी हो जाए, कुछ आगजनी हो जाए, लेकिन स्कोर जो है ना पिछले साल से थोड़ा सा कम हो। जब ये एटीट्यूड हो कि हमें पंगा नहीं लेना है, मैनेज करना है, तो आप क्या तवक्को रखेंगे? पिछले साल जब कश्मीर में हिंसा हुई और कुछ कश्मीरी पंडितों को मारा भी गया, टारगेटेड किलिंग्स हुई, तो उसके ऊपर लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो जवाब था कि वहां मरने वाले जो हैं वो हिंदू ही नहीं है, मुसलमान भी हैं। ये कहकर उन्होंने तो एक फॉल्स इक्विवेलेंस क्रिएट कर दी है। लेट मी पुट इट वेरी वेरी क्लियर, हिंदुओं के साथ जो हुआ कश्मीर में वो जुल्म था, वो ज्यादती थी। मुसलमानों के साथ भी हुआ यही जुल्म और ज्यादती, बट कहीं ना कहीं पे वो चीज उन्होंने खुद अपने ऊपर वो लेकर आए हैं, वो चीज वो अपने ऊपर लेकर आए हैं। जब आप इनवाइट करते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस को और आप ये कहें कि जी आप आए, और आप उस जब किसी आप ही के हमसाये को, आपके अपने पड़ोसी को मारा जा रहा हो और भगाया जा रहा हो, आप उस वक्त उसके खिलाफ ना खड़े होकर, उस जुल्म करने वाले शख्स के खिलाफ ना खड़े होकर एक चुप्पी साध लें, ये सोचकर कि ठीक है हमारे लॉन्गर टर्म इंटरेस्ट में तो यही है, मैं नहीं मार रहा कोई और मार रहा है, चलो करने दो, तो आप भी उस जुल्म में उतने ही भागीदार हैं जितना कि वो मारने वाला है। तो कहीं ना कहीं पर वहां की जो अक्सरियत आबादी है अरविंद, उसके ऊपर भी ये इल्जाम तो है। इससे थोड़ा ज्यादा ही हुआ। कुछ घर जो बच गए थे उनकी पड़ोसियों ने मुखबिरी की, बाहर से लोगों को लाया गया, क्योंकि उनकी जायदादों पर, उनके घरों पर नजर थी, उनके खेतों बागानों पर नजर थी, उनकी दुकानों व्यापार पर, उनके कारोबार पर नजर थी। ये पेचीदा मामला है। इशू ये है कि हमारी घूम फिर के पॉलिटिकल विल, इच्छा शक्ति कहां है, और क्या हम इतिहास के प्रवाह को मोड़ सकेंगे, मोड़ना चाहेंगे। वो पॉलिटिकल विल है पंगा लेने की कि देखिए साहब, आई एम नॉट इनटू पॉपुलैरिटी स्वीपस्टेक्स, मैं हक की बात करूंगा, न्याय दिलाऊंगा। मुझे बताइए, यासीन मलिक और बिट्टा कराटे सेल्फ कन्फेस्ड मैस मर्डरर्स हैं, ठीक है? मेरा देश, जब मैं पासपोर्ट के लिए दरखास्त करता हूं तो मुझसे पूछता है कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, और अगर हो तो मुझे पासपोर्ट नहीं देता है। यासीन मलिक और बिट्टा कराटे को घर जाकर के पासपोर्ट दिया गया, वो सेल्फ कन्फेस्ड मैस मर्डरर्स हैं। और यही नहीं, जैसे पासपोर्ट देने में मुल्क पूछते हैं, इसी तरह वीजा देने में भी बाहर के मुल्क पूछते हैं कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। तो इस देश ने पैरवी करके उनके वीजा लगवाए, उनको दुनिया घुमाया, वो पाकिस्तान गए, वहां से शादियां करके आए। कौन सा स्टेट, कौन सा सिस्टम अपने टॉर्मेंटर्स को, खुद को तोड़ने वालों को ये प्रिविलेजेस देता है, इस तरह पालता है? ये कांग्रेस के दौरान हुआ। हम नाम लेके कांग्रेस के ऊपर बात कर सकते हैं, इधर हमें रहबर कहना पड़ता है, मगर हम नाम लेके कहते हैं ये कांग्रेस के दौरान हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। और आज तमाम न्यूज चैनल्स की डिबेट में ये बहस का मुद्दा है जनाब कि ये कांग्रेस के, देखें मनमोहन सिंह हाथ मिलाते हुए उसके साथ खड़े हैं, माफ करें मगर बलवंत सिंह राजवाना के ऊपर तो हम खामोश हो जाते हैं। बिल्कुल गलत। बलवंत सिंह राजवाना वो टेररिस्ट है जिसने कि हमारे सिटिंग चीफ मिनिस्टर की हत्या की, बेअंत सिंह साहब की। बिल्कुल कन्फेस्ड मर्डरर है, फांसी की सजा थी, लेकिन इसी मौजूदा सरकार में 3 साल पहले उसको लाइफ सेंटेंस में कम्यूट किया गया। देखिए, तभी तो जब आप अपने आप को इस तरह कॉम्प्रोमाइज करते हैं, इधर आप खालिस्तानियों का दिल जीतना चाहते हैं, उधर आप जिहादियों का दिल जीतना चाहते हैं। तो ये जो दिल जीतने की बीमारी है ना, शैतान का दिल जीतने की बीमारी, ये बहुत गहरे उतर गई है। और ये दिल जीतने की बीमारी पॉलिटिकली बड़ी करेक्ट है, इसको पॉलिटिकल करेक्टनेस की पराकाष्ठा कहते हैं।
Nobody will ever blame you for this. कि देखिए साहब कितना बड़ा दरिया दिल है, ये हर मासूम के लिए रोता है, ये हर एक को माफ करने के लिए आमादा है. Mind you, nations run through tough decisions, sir. You cannot at the cost of. किसकी जान बख्श दी आपने, कितने लोगों को मारने वालों की जान बख्श दी आपने, उनसे पूछा जो विक्टिम्स हैं, जो सर्वाइवर्स हैं. तो ये जो पाखंड चल रहा है इस देश में, इस पाखंडी हमाम में कमोबेश सभी नंगे हैं. तो क्या हम ये मान लें सुशील जी कि जो सारा का सारा डिस्कोर्स है, जो नैरेटिव बिल्ड किया जाता है, वो चुनाव जीतने तक ही है, उसके आगे कुछ नहीं है? जी बिल्कुल बिल्कुल. ये राजोआना को जो छूट मिली, ये अकालियों के साथ आपकी पॉलिटिकल इक्वेशन के कारण कीमत वसूली गई. अकाली उस फैक्शन को, उस मिलिटेंट फैक्शन के सामने अच्छे दिखना चाहते थे और बीजेपी का गला पकड़ के उन्होंने ये करवा लिया. और उसके बाद जब बीजेपी को उनकी जरूरत पड़ी तो चौराहे पे खड़ा करके छोड़ गए उनको फार्मर्स एजिटेशन में. ये कब समझेंगे, कब सीखेंगे? जब इन्होंने पीडीपी के साथ एक एजेंडा फॉर अलायंस बनाया, ये तो इस बात पे भी मान गए कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हटाएंगे, हुर्रियत से बात करेंगे, पाकिस्तान से बात करेंगे, 370 को छुएंगे भी नहीं. तो राजनीतिक एक्सपीडियंस जो एक बीमारी है, पाखंड की बीमारी है, रेड लाइंस, खुद अपनी रेड लाइंस क्रॉस करने की बीमारी है. आज बहुत बड़े राजनीतिक संकट से हम गुजर रहे हैं. पंजाब में आम आदमी पार्टी का जीत जाना इस पाखंड का रिजेक्शन है कि हम चाहे किसी को भी वोट दें, कोई भी जीत जाए, लेकिन आखिरकार ये मिल बैठकर अपनी खिचड़ी पका ही लेते हैं. तो उन्होंने पूरे के पूरे सिस्टम को एक झाड़ू लगा के बाहर कर दिया, क्योंकि कोई फर्क नहीं रह गया था. तो ये कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, चैलेंजेस हैं हमारे सिस्टम में, हमारी डेमोक्रेसी के परवर्जन्स हैं, फ्लॉज हैं, और इसी के बीच में से रास्ता निकालना है, चीखते हुए, चिल्लाते हुए, लोगों को समझाते हुए. देखिए कहां पहुंचती है गाड़ी. ठीक कह रहे हैं आप. हो सकता है कि आज के प्रोग्राम को देखने के बाद में बहुत सारे लोग जो हैं वो सवाल उठाएं और सवाल सरकार से करें या उन लोगों से करें कि हाँ भाई, उन्होंने, सामने वालों ने जो किया सो जो किया, हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर सवाल करें कि हम एज एन गवर्नमेंट और इस देश के जो नागरिक हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या हम बहस को सही जगह पर लेके जा रहे हैं या नहीं. एक बार मैं आपसे फिर पूछता हूं सुशील जी इस सवाल का जवाब कि कश्मीरी पंडित आखिर अपने ही देश में विस्थापित कब तक रहेंगे? देखिए मैं बहुत आशावादी हूं. मुझे इस बात से भी बहुत हौसला मिलता है कि मैंने नहीं सोचा था मेरे जीते जी 370 हटेगा. ये तो जानता था कि अगर इस देश को जिंदा रहना है तो 370 को हटना है, लेकिन मैं सोचता था पता नहीं कितना लंबा वक्त लगेगा और न जाने कितनी और कीमत वसूलेगा ये अनुच्छेद हमारे संविधान में जाने से पहले. लेकिन मेरे जीते जी चला गया और समय पर चला गया, जल्दी ही, बहुत देर नहीं लगाई. इसी तरह मेरी उम्मीद बढ़ती है कि अगर इस देश में 500 और कश्मीर फूटने को तैयार बैठे हैं, उन्हें अगर रोकना है, उस हेमरेज को रोकना है, तो हमें कश्मीर में जल्दी ही कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे कि उन 500 कश्मीरों को एक सनद मिले, एक सबक मिले. और इसलिए अगर इस देश को बचना है तो उसकी अग्नि परीक्षा कश्मीर में है, और वो इस बात पर तय होगी, मयसर होगी कि हिंदू जिस जगह से निकाला गया क्या वहां लौट पाता है. क्योंकि पिछले 1000 साल के इतिहास में हिंदू ने जिस जमीन को छोड़ दिया, जहां से वो बेदखल कर दिया गया, वहां वापस नहीं जा पाया है. बड़े ही अफसोस की बात है, लेकिन सच्ची बात है जो आपने बयान की है.
उम्मीद ये करेंगे कि इस विषय के ऊपर आगे जब भी कोई डेवलपमेंट हो तो हम बात करें। मैंने ज़्यादातर वक्त आप ही को दिया है सुशील जी, लेकिन बशानी साहब आई गेस आप अगर कुछ कहना चाहें तो आप प्लीज कहें, बिकॉज आपने तो दरिया को कूजे में बांध दिया लाके कि भाई द बॉल इज इन योर कोर्ट, अगर आपने कुछ करना है तो आप करें, मैं तो कंडेम नहीं कर सकता हूं, इसके आगे मैं क्या कहूं। मगर फिर भी आपने जो बातें सुनी सुशील जी की, उसमें प्लीज अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो नाउ इज द टाइम। नहीं, मेरे ख्याल में बात हो चुकी है जी, वो ऐसे गैर जरूरी लंबा करने वाली बात है। जब तक हम इस मसले को हल नहीं करते हैं, इट्स नीदर हेयर नॉर देयर। आप जितनी मर्जी आप बड़ी बड़ी दलीलें दे दें कि जी हम विश्व गुरु बन गए हैं, भारत अमृत काल में दाखिल हो चुका है, या न जाने क्या क्या, सच्चाई ये होगी कि हमारे तमाम दावे खोखले साबित होंगे। और जो कोई सरहद पार उस तरफ बैठा है ना, और जो नहीं चाहता कि आप अपने घरों में जाएं, वो इन तमाम चीजों को देख के हंसेगा ही। वो इस पर सिर्फ हंसेगा और वो यही कहेगा कि 100 करोड़ होने के बावजूद ये लाचार हैं, अपने ही देश में अपनी ही विस्थापित कम्युनिटी का जो है पुनर्वास नहीं करवा पा रहे हैं। ये कड़वी सच्चाई है, लोगों को बुरी लगेगी, मगर मेरी बला से लगे बुरी, मगर सच्चाई यही है। तो हम अपनी तोपों का रुख उस तरफ रखें, लेकिन थोड़ा अपने गिरेबान में झांकें, क्योंकि जब तक अपनी हर चीज को, अपनी हर प्रॉब्लम को एक्सटर्नलाइज करते रहेंगे कि सामने वाला जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है, मान लिया जिम्मेदार है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? क्या हम अपने जो भी अब हमारी गवर्नमेंट का एक हमारे लोगों के प्रति कोई, अगर हम चाहते हैं कि कोई भरोसा पैदा हो, तो उन्हें चाहिए कि वो लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरें। अगर नहीं उतरेंगे तो बदकिस्मती होगी इस मुल्क की, यहाँ के लोगों की। उम्मीद करता हूं कि आज से 10 साल बाद भी सुशील जी अगर जिंदा रहे तो ये इशू ना डिस्कस कर रहे हों कि कश्मीरी पंडित आखिर अपने ही देश में विस्थापित कब तक। तो आज आप दोनों ने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपका शुक्रिया अरविंद भाई, एज ऑलवेज थैंक यू सर। दिस कॉन्वर्सेशन मुझे बहुत आनंद आया।